ये है क्वेश्चन नंबर 46 एएमयू का जो पेपर आया था 23-24 में साइंस ए सीरीज़ का। ये एएमयू 11 डिप्लोमा का ए सीरीज़ का पेपर कम 46 नंबर बायोलॉजी का क्वेश्चन चल रहा है। हम लोग बायोलॉजी का क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या दे रखा 46 में, द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मेंडल्स monohybrid cross between pure tall and dwarf varieties in F2 generation is। क्या बताया, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट किया है, मेंडल ने हेरिडिटी पे काम किया है। 10th क्लास में एक चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, वो चैप्टर पे ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन आई है। जेनेटिक्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास में, ह्यूमन जेनेटिक्स, प्लांट जेनेटिक्स, उन सब के बारे में सबसे पहले जो काम किया है वो है मेंडल। तो मेंडल ने जो शुरुआती दौर में काम किया है, वो उन्होंने काम करने के बाद बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को शॉर्टलिस्ट करके एक टेबुलर फॉर्म में दिया है। तो वो F1 जनरेशन होता है, F2 जनरेशन होता है, F3 जनरेशन भी होता है, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड भी होता है। मोनोहाइब्रिड का मतलब एक कैरेक्टर लेके चेक करते हैं, डाईहाइब्रिड 2 कैरेक्टर एक साथ चेक करते हैं क्या चेंज आ रहा है, ट्राईहाइब्रिड 3 कैरेक्टर लेके चलते हैं। तो क्या ये क्वेश्चन क्या बताया कि जब मेंडलीव ने मोनोहाइब्रिड कराया, मतलब एक कैरेक्टर को चेक किया, यानी कि टॉल प्लांट दिया, प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट लेने के बाद जब उसका क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन आया, फिर उसके बाद F2 जनरेशन में गए। तो F2 जनरेशन में फिनोटाइप मतलब अपीयर होना, जीनोटाइप मतलब जेनेटिकल उसका कंपोजिशन कैसा होता है। तो वो फिनोटाइप क्या रेशियो आएगा F2 जनरेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया जाए तो क्या उसका फिनोटाइपिक रेशियो होता है, इसका जवाब पूछा है। क्या रेशियो होगा फिनोटाइपिक रेशियो, और इसका आंसर है 3:1 फिनोटाइपिक रेशियो। कितनी बात सुन में। अब क्या बताया कि यहाँ पे जो है, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ कि जो भी कोई मेंडल के अकॉर्डिंग, मेंडल को बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल ने ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने जेनेटिक्स में काम किए थे मेंडल से पहले, लेकिन मेंडल वो ऐसा शख्स था जिसने अपने गार्डन में पी प्लांट पे, पी मटर के पौधे पे बहुत सारा काम किया है, और उसके अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग टाइम में उसने ऑब्जर्वेशन लिया कि क्या इफेक्ट होता है, क्या इफेक्ट होता। बताते हैं कि ऐसे पी प्लांट के 7 कैरेक्टर को एक एक बार कर करके उसने ऑब्जर्व किया है। जैसे पहले मान लो एक बार टॉल एंड शॉर्ट प्लांट का उसने हाइब्रिड कराया तो क्या रिजल्ट आया। फिर एक मान लो रिंकल राउंड पी, जो ना पी के जो दाने होते हैं गोल होते हैं और कुछ रिंकल होते हैं, उनको कैरेक्टर को करा के देखा कि अगले जनरेशन में F1 F2 में क्या उसका रिजल्ट आता है। इसी तरह से कलर ऑफ फ्लावर्स को लेके किया उसने। ऐसे बहुत सारे 7 कैरेक्टर्स के बारे में काम किया। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर दे रखा टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट। तो मेंडल के अकॉर्डिंग क्या बताया कि जो कैरेक्टर होता है वो ट्रेट कहलाता है, वो ट्रेट कहलाता मेंडल के अकॉर्डिंग। बाद में वही जीन के नाम से जाना गया, जेनेटिक मटेरियल के नाम से जाना गया। तो कोई भी एक कैरेक्टर होगा, उस कैरेक्टर को जो कैरी करता है या उस कैरेक्टर को जो ले जाता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो ट्रेट कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बताया कि टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट है, तो उसका जो जेनेटिकल जो मैन्युफैक्चर होगा प्योर टॉल प्लांट, डबल कैपिटल T, ठीक है ना। कैपिटल का मतलब डोमिनेंट, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनस टॉल प्लांट। क्या मतलब, ये दोनों ही कैपिटल T है, यानी एक कैरेक्टर को 2 ट्रैट जो ना का एक साथ लेके चलते हैं, 2 ट्रैट होते हैं, 2 कंबाइन करके उसका इफेक्ट आता है। तो दोनों कैपिटल T है, तो टॉल प्लांट तो होंगे। ये प्योर टॉल प्लांट है, ये प्योर टॉल प्लांट, ठीक है ना। ये प्योर टॉल प्लांट है ये। और ये होमोजेनस मतलब एक दोनों ही कैपिटल है। इसी तरह से बोला क्या, प्योर डॉर्फ प्लांट, उसके लिए दोनों क्या स्मॉल T लिया गया, ठीक है ना। ये भी होमोजेनस है, दोनों स्मॉल T है, ठीक है ना। इसको बोलेंगे
होमोजेनस, ठीक है, डॉर्फ, ठीक है ना, प्लांट, होमोजेनस डॉर्फ प्लांट। कितनी बात सुने, ये इसका जेनेटिकल कॉम्पोजिशन होता है। ये टॉल प्लांट है, प्योर टॉल प्लांट ये बताया ना, और डॉर्फ प्लांट, तो ये प्योर डॉर्फ प्लांट है। ठीक, बताते हैं कि जब भी कभी एक प्लांट को दूसरे प्लांट से हाइब्रिड कराते हैं या उसका क्रॉस कराते हैं, तो ये जो है ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है ना इस तरह से टूट के, मतलब टूट के नहीं बल्कि गैमेट्स बनाएगा, तो एक टी यहाँ चला जाएगा और एक टी कैपिटल टी यहाँ चला जाएगा। इसी तरह से इसका भी बनेगा, तो एक स्मॉल टी ये बन जाएगा और एक स्मॉल टी ये बन जाएगा, सिंगल ट्रेट होता है। और फिर ये जो है इसका एक टी कैपिटल एक गैमेट्स और इसका एक गैमेट्स, ये डिप्लॉइड कहलाता है। डिप्लॉइड मतलब जो पेयर में क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये हेप्लॉइड हो गया, सिंगल हो गया। अब इसका एक हेप्लॉइड, इसका एक हेप्लॉइड, दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। तो ये F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में ये इसका एक ट्रेट यानी कि इसमें से एक आता है, इसमें से एक आता है, ठीक है ना। यहाँ से एक ट्रेट आएगा कैपिटल टी, यहाँ पे एक कैपिटल टी इधर से आएगा, एक स्मॉल टी इधर से आया, इधर से आया, और ये F1 जनरेशन कहलाता है। कितनी बात सुनिए, लेकिन ये एक कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी जो है ना डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, स्मॉल टी जो है ना रिसेसिव कैरेक्टर होता है। एक डोमिनेंट होता है, डोमिनेंट, ठीक है ना, और स्मॉल टी जो है ना रिसेसिव कैरेक्टर है, रिसेसिव है। अगर ये दोनों एक साथ होंगे तो प्लांट जो है ना टॉल दिखेगा, क्योंकि कैपिटल टी जो है ना टॉल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे टॉल प्लांट होंगे, टॉल प्लांट्स, ठीक है ना, क्योंकि ये डोमिनेंट है, कैपिटल टी डोमिनेंट, स्मॉल टी भी है उसमें, लेकिन स्मॉल टी जो रिसेसिव है तो वो अंदर है, मगर कैपिटल टी डोमिनेंट है, तो सारे प्लांट डोमिनेंट देखेंगे। लेकिन ये जो है ना एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो ये होमोजेनस नहीं, ये हेट्रोजिनस प्लांट हो गया है। हेट्रोजिनस का मतलब अलग अलग टाइप के उसमें जीन का करैक्टर है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनस, ठीक है ना। हेट्रोजिनस, इसकी जेनेटिकल जो कंपोजिशन है वो हेट्रोजिनस है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये होमोजिनस है क्योंकि ये दोनों ही कैपिटल है, ये दोनों ही स्मॉल है। कितनी बात सुन में, ये हमारा हो गया F1 जनरेशन में। यानी F1 जनरेशन में क्या देखा गया कि जितने भी प्लांट होंगे वो सभी के सभी टॉल होंगे, ठीक है ना, हेट्रोजिनस होंगे लेकिन सभी के सभी टॉल होंगे। अब अगर हम इसको लेके नेक्स्ट जनरेशन में अगर हम लोग प्लांट करते हैं, यानी नेक्स्ट जनरेशन में इसको प्लांटिंग करते हैं, तो जो प्लांट होंगे कितने बड़े होंगे, यानी कि टॉल होंगे, कितने शॉर्ट होंगे, उसको देखने जा रहे हैं। तो हम लोग थोड़ा सा हम लोग इसको मिटाते हैं, इसे मिटाएंगे हम और उसको दिखाते हैं इसको। तो मैं ये क्वेश्चन को F2 जनरेशन में दिखाना है, ये F2 जनरेशन में कितना होगा, ये तो F1 जनरेशन था। अब हम F2 जनरेशन में ले जाकर दिखाते हैं इसको, थोड़ा क्वेश्चन को मिटा देते हैं, ठीक है। क्या बताया कि जैसे हम लोग F2 जनरेशन में जाते हैं तो वो जो गैमेट्स लेंगे या जो वो गैमेट्स होता है ये हमारा लेंगे इसको, ठीक है। ये तो F1 जनरेशन के लिए इन दोनों के लिए था। अब F2 के लिए F1 में जो प्रोडक्ट है F1 में उसको लेंगे, तो एक इसको लेंगे और एक इसी का और दूसरा लेंगे। तो ये हम लोग लेते हैं एक कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे ले लेते हैं हम लोग, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, एक बताया क्या कि अगर इसका हम लोग बनाएंगे कि इसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा, तो एक चेकर बोर्ड कहलाता है या पुनेट स्क्वायर भी कहलाता है, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से ले लेते हैं, ये हम लोग चेकर बोर्ड ले लेते हैं, पुनेट स्क्वायर ले लेते हैं इसको, ठीक है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाएगा, इसका अलग अलग करेंगे तो, और इसमें आ जाएगा हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यानी इसका जो दो गैमेट्स बनेंगे, जब इसको हम लोग एक एज्यूम करके चल रहे कि ये अगर टूटेगा तो ऐसा बनेगा, मतलब इसके गैमेट्स जो होंगे जेनेटिकल कंपोजिशन ऐसा आएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको लेते हैं यहाँ पे, इससे दिखा दें हम लोग,
अब ये देखिए, इसको जो है ये टी है, ये टी है, अगर ये दोनों मतलब इस तरह से अगर हम लोग इसका जो फर्स्ट जनरेशन में था दो, इसका तो हेट्रोजिनस टॉल प्लांट आ रहा है, टॉल की टिकी का डोमिनेंट था। अब इसके जो गैमेट्स का सेग्रीगेशन होगा, सेग्रीगेशन वर्ड आता है, सेपरेट होंगे, तो ये टी, तो एक टी इधर आ जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी इधर आ जाएगा। इसका लेंगे तो एक कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा। अगर मान लो ये अगर ये दोनों आपस में क्रॉस करते हैं तो दोनों ही कैपिटल टी हो जाएंगे। कैपिटल टी हो जाएगा तो ये टॉल प्लांट आएंगे, कैपिटल टी, प्योर टॉल प्लांट, प्योर टॉल प्लांट। अगर इसके साथ करेंगे तो ये टॉल प्लांट तो है मगर ये हेट्रोजेनस टॉल प्लांट है, यानी इसका जेनेटिकल कॉम्पोजिशन जो है एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, इसमें दोनों ही कैपिटल टी था, तो ये टॉल तो है लेकिन होमोजीनियस टॉल प्लांट, होमोजीनियस करेक्टर है, क्योंकि ये जो दोनों ही कैपिटल टी है। अगर हम लोग इसके साथ इसको करते, इन दोनों को करते हैं तो फिर कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये भी टॉल प्लांट होगा मगर ये हेट्रोजीनियस होगा, ठीक है। और इसके बाद इन दोनों को करेंगे तो स्मॉल टी, तो ये शॉर्ट प्लांट होगा। तो देखो टॉल कौन कौन से प्लांट बन रहे हैं हमारा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, ठीक है, ये शॉर्ट होगा। कितनी बात सुनी? तो टॉल प्लांट कितने बन गए? 3। ये इसको कहते हैं F2 जनरेशन में, हम लोग ये F2 जनरेशन में है। सेकेंड जनरेशन में हम लोग जो कराएंगे वो इस तरह से आता है, इसको हम लोग कहते हैं पुनेट स्क्वायर, पुनेट स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरह के टेबल बना के दिखाते हैं। ये चार्ट है, इसका और भी है बहुत सारे, जब बड़े क्लास में जाएंगे तो और भी बहुत सारे। ये तो मोनोहाइब्रिड कर रहे हैं हम लोग, अगर 2 करेक्टर एक साथ लेंगे तो और भी बड़ा चार्ट बनता है, लेकिन हम लोग मोनोहाइब्रिड को बता रहे हैं। कितनी बात सुनी? तो एक भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये देखने में प्लांट जो है ना टॉल 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 दिखे तो इसको बोलता है, जो देखने में लगता है उसको फिनोटाइप है। जेनेटिकल कंपोजिशन, वो अंदर के क्या कंपोजिशन, वो जेनेटिकल कंपोजिशन कहलाता है। लेकिन जो दिख रहा है ऐसे फिनो, जैसे मैं कैसा दिख रहा हूँ वो दिखने का है। अब वो कितना एज है, क्या है, वो बहुत सारी बातें हैं। दिखता कैसा, गोरा है, काला है, टॉल है, शॉर्ट है, तो ये जो फिनोटाइपिक का मतलब दिखता, अपीयरेंस कैसा है, ठीक है। तो इसमें 3 टॉल प्लांट्स है, 3 टॉल है, और इसमें जो है ना 1 शॉर्ट है, 1 शॉर्ट है, ठीक है। इसका रेशियो लगे फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो, तो ये हमें आएगा 3:1। ये हमने इसका आंसर ये लगा रखा है। अगर जीनोटाइपिक रेशियो बोलता है जेनेटिकल कंपोजिशन कैसा है, अगर जीनोटाइप रेशियो बोलता है, ये सवाल तो हमने फिनोटाइप का था, अगर जीनोटाइप रेशियो बोलता है तो जेनेटिकल कंपोजिशन कैसा होता है। मैं इधर से मिटा रहा हूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, ये लिख लेना आप लोग, नोट कर लो इसको आप समझने के लिए, फिर इसको मैं आगे बता रहा हूँ। अगर हम लोग जीनोटाइप रेशियो लेना चाहें, यानी जेनेटिकल कंपोजिशन कैसा है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक टॉल प्लांट तो ऐसा है जिसमें प्योरली दोनों टी कैपिटल है, ये टॉल है और दोनों ही टॉल मतलब टी कैपिटल है, ठीक है ना। तो ये होमोजेनियस टॉल प्लांट हो गया। ये टॉल है लेकिन इसका जेनेटिकल बनावट जो है ना ये हेट्रोजेनस है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। ये भी टॉल प्लांट है, फिनोटाइप में टॉल है लेकिन जीनोटाइप में हेट्रोजेनस है। तो ये दोनों टॉल तो है मगर ये हेट्रोजेनस टॉल है, ये होमोजेनस टॉल है, ये शॉर्ट है, होमोजेनस शॉर्ट है। तो इसमें क्या देखते हैं 1:2:1, ये जीनोटाइप रेशियो है, जीनोटाइप रेशियो। ये भी पूछता है फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो जो ना इस तरह से बनता है। ये तो जीनोटाइपिक नहीं पूछा, फिनोटाइप पूछा, तो इसका आंसर हमारा अभी है। कितनी बात समझ में आई? ये आ रहा समझ में कुछ? फिनोटाइप फोनोटाइप आप बुक में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 46 हमने करके दिखाया इसको। आगे चलते हैं, ये जीनोटाइप बता दी, ये भी याद रखिएगा, फिनोटाइप तो पूछा ही था इसमें। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 47 नंबर क्वेश्चन, मैं लिखता हूँ बताता हूँ। ये 47 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है ये मैं बताता हूँ इसको, ठीक। विच वन इज कंसीडर्ड एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है? कैल्शियम, मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। अब ये है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते किसको हम लोग? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते किसको है ये पहले समझते हैं। माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी, न्यूट्रिएंट्स मतलब एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ह्यूमन, यानी प्लांट्स एंड ह्यूमन के लिए
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो चाहिए उन्हें कहते हैं हम लोग न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि थोड़ा सा भी मिल जाए तो काम चल जाएगा, कुछ ऐसे कि एक सर्टेन क्वांटिटी तो चाहिए डेली, ठीक है, डेली या सर्टेन इंटरवल पे हमें उतना चाहिए। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दो तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं। वो जो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए उसे हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो नीड इन लार्ज क्वांटिटी, नीड इन लार्ज क्वांटिटी, ठीक है ना, मैक्रो कहलाता है। और माइक्रो नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, नीड इन स्मॉल क्वांटिटी, माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाता है। तो हमारे बॉडी में या प्लांट में भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और माइक्रो जो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में मिल जाएगा तब भी काम चल जाएगा। इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसीडर किया जाता है? इसका आंसर है बी, मॉलिबेडिनम। मॉलिबेडिनम जो होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। प्लांट्स का डेवलपमेंट का भी ह्यूमन को भी कभी चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन प्लांट डेवलपमेंट के लिए होता है। बाकी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, नाइट्रोजन है, ये लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत पड़ता है। मैं एक चार्ट बना देता हूँ, मैक्रो एंड माइक्रो, वो एलिमेंट जो ज़्यादा ज़रूरत होता है और वो एलिमेंट जो कम ज़रूरत होता है प्लांट्स एंड एनिमल के डेवलपमेंट के लिए, उनको दो कैटेगरी में क्लासीफाई करके मैं वो चार्ट बना के देता हूँ आपको, ताकि वो याद कर लीजिएगा कि कौन सा मैक्रो है, कौन सा माइक्रो एलिमेंट्स है। मैं चार्ट बना के लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं ये टेबल बना दिया। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से एलिमेंट है जो प्लांट्स के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये इतने सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, रिक्वायर होती है। इसी से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो बहुत ही कम में से भी काम चल जाएगा, उसका दे रखा आयरन, मैग्नीज, बोरोन, मॉलिबेडिनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, निकल, कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन। ये कुछ नाम हमने लिख दिया है और इसके लिए किसको कौन ज़्यादा कौन कम क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आते रहते, क्वेश्चन के फॉर्म में आते रहते। अगला ये क्वेश्चन है 47, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं 48, ये चलते हैं, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 48 AMU का 2023-24 का जो पेपर आया था साइंस एंड डिप्लोमेंसी का ए सीरीज़ का 48 क्वेश्चन मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बायोलॉजी का क्वेश्चन है, इन क्लासिफिकेशन द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। जो क्लासिफिकेशन है ना 9th क्लास में, डाइवर्सिटी एक चैप्टर है, उसमें जितने भी प्लांट्स हैं एनिमल उसको क्लासीफाई किया गया अलग अलग में कैटेगरी में, उनके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए। तो वहाँ पे बहुत सारे क्लासिफिकेशन का तरीका दिया गया, उसको क्लासीफाई किया गया। तो बताया कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें कौन सा एनिमल आता है, कौन सा स्पेशली एनिमल को कंसिडर करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। अब यहाँ पे दे रखा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, दूसरा बी दे रखा है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, सी दे रखा मल्टीसेलुलर प्रोकैरियोट्स, डी दे रखा मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। देखो यूनिसेलुलर जो होता है एक सेल वाला ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसका बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट करता है वो सभी यूनिसेलुलर कहलाते हैं, और एक से ज़्यादा सेल वाले बॉडी को मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो समझ में आ गया कि वो एनिमल जिसका सेल एक ही सेल का होगा, उसमें सारे उसके फंक्शंस होते हैं, उसको यूनिसेलुलर कहते हैं। और जिनके बहुत सारे सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं जो अलग अलग फंक्शन करते, अलग अलग काम करते हैं, उनको हम लोग मल्टीसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। अब आता है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनके सेल्स के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, गोल्गी बॉडीज़ होती हैं। ये जो दूसरे ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में है
मेम्ब्रेन इनक्लोज टू मेम्ब्रेन होते हैं, यानी मेम्ब्रेन के अंदर ढके होते हैं, तो उनको हम लोग यूकैरियोट्स कहते हैं। ऑर्गेनाइज में होते हैं, उनके जो सारे मटेरियल जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर चलते हैं, यानी कि गोल्गी बॉडी के जितने भी मटेरियल एक कवर में है, माइटोकॉन्ड्रिया एक कवर में है, सब अपने अपने कवर्स में है, एक सिस्टम बना रखा है और स्कैटर्ड नहीं है, फैले हुए नहीं है, सब अपने अपना एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है, उसको कहते हैं यूकैरियोट्स। और जिसमें अब मेम्ब्रेन नहीं होता तो सारा उसका मटेरियल जो है ना, राइबोसोम है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या माइटोकॉन्ड्रिया, बिखरा हुआ उसका, कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर है, फैला हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, तो उसको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स का मतलब होता है, प्रोकैरियोट मतलब फिर बहुत ही अर्ली टाइम्स के जो प्लांट्स हैं जिनके अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो प्रोकैरियोट्स कहते हैं। यूकैरियोट्स जो बाद के ऑर्गेनिज्म है जिनके ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनाइज्ड होते हैं उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है बेसिकली क्या दे रखा, किंगडम प्रोटिस्टा, ये जो फैमिली बनाया गया है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिया गया है, यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर हैं, यानी उनकी पूरी बॉडी जो है ना एक ही सेल का होता है और उसके सारे लेकिन ऑर्गेनिज्म जो ना ऑर्गेनाइज्ड है, बिखरे हुए नहीं है, अपना अपना काम करते हैं, एक ही सेल के अंदर होती है वो। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके जो प्रॉपर्टीज़ है वो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है इसका। इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गया 48 क्वेश्चन। वैसे प्रोटिस्टा में बहुत सारे दे रखा, यूनिसेलुलर के बहुत सारे कैटेगरी है। तो यूनिसेलुलर का जो है, जैसे ये यूनिसेलुलर है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेलुलर है और उनका अलग अलग कैटेगरी है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। ठीक है, ठीक है, तो इसका तो आंसर तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है किंगडम प्रोटिस्टा का। किंगडम प्रोटिस्टा को थोड़ा सा ऐसे तो हमारे कोर्स पे कम है, लेकिन इसको आगे देखा गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा को जब क्लासीफाई करते हैं तो और भी ग्रुप बना दिया गया है। जैसे फंगी लाइक प्रोटिस्टा, फंगस होता ना, तो फंगस लाइक प्रोटिस्टा स्लेम मूल्ड्स बोलते हैं। ये माइकोटा एक दे रखा ग्रुप है, ये एक्राइसोमाइकोटा, ये फंगी लाइक प्रोटिस्टा होता है, फंगस की तरह होता है ये दो ग्रुप इसके हैं। ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा जो एनिमल की तरह दिखता है, जैसे प्रोटोजुआन्स ग्रुप है, ये प्रोटोजुआ है, तो एनिमल लाइक प्रोटोजुआ कहलाते हैं। और ये इसका 4 कैटेगरी है। देखिए, एम्यूबेआइड यानी एम्यूबा की तरह दिखने वाला प्रोटिस्टा, एम्यूबा वाला। दूसरा फ्लैजिलेटेड यानी फ्लैजिला लगा होता है, उसके बॉडी से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं। सिलिएटेड सिलिया लगा होता है, या फिर स्पोरोजुआन्स स्पोर्स बनाते हैं। तो इस तरह के जो होते हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, ये इनका ग्रुप है, अलग अलग क्लासीफाई किया गया है। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा जो प्लांट की तरह दिखता है या प्लांट की तरह बिहेव करता है, जैसे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, इसको हम लोग फोटोसिंथेटिक बोलते हैं, यानी जो प्लांट होता है ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। पायरोफाइटा क्राइसोफाइटा, यूग्लेनोफाइटा, यूग्लेना जो आता है देखा होगा, यूग्लेना यूनिसेलुलर है। तो इस तरह से क्या बताया कि किंगडम प्रोटिस्टा को कुछ तो फंगी लाइक होते हैं, कुछ प्लांट लाइक एनिमल लाइक होते हैं, कुछ प्लांट लाइक होते हैं, उनके अलग अलग कैटेगरी है। तो इस तरह से ये कैटेगरी क्लासीफाई कर दिया गया है। ये थोड़ा हायर क्लास के लिए, आपके क्लास के लिए नहीं है, मगर फिर भी इतना समझ लीजिए कि किंगडम प्रोटिस्टा जो है यूनिसेलुलर यूकैरियोट के बराबर होता है, यूकैरियोट को बोलते हैं हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा। बाकी ये इस तरह के दे रखे हैं। ठीक है, ये हो गया 48 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 49 करने जा रहे हैं हम लोग। ये 49 नंबर क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, इनमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जानते हैं क्या होता है, बताते हैं जब भी कभी मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो जाइगोट बच्चा बनता है, और फिर जाइगोट जो है ना डिवाइड होने लगता है, और फिर 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 16 सेल, ऐसे स्टेजेज आने लगते हैं। जब वो 64 सेल स्टेज आता है तो उसके बाद लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनने लगता है। कुछ सेल्स बाहर सरफेस आउटर में होते हैं, कुछ मिडिल में होते हैं, कुछ अंदर होते हैं। जो आउटर में होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म, जो मिडिल में होता है उसको कहते हैं मेसोडर्म, और जो अंदर में होता है उसको बोलते हैं इंडोडर्म। ठीक है, तो इस तरह से वो 3 लेयर्स बन जाते हैं। और फिर वो बॉडी के कुछ इंटरनल ऑर्गन बनाना होता है, इंटरनल ऑर्गन के लिए एक
इंडोडर्म काम करता है। बॉडी के मिडिल पार्ट के लिए मेसोडर्म काम करता है। बॉडी के आउटर पार्ट को बनाने के लिए जो ऑर्गन काम करता है, जो सेल काम करता है, वो एक्टोडर्म होता है। तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं। अभी मैं क्लासीफाई करके बताता हूँ कौन कौन से एनिमल है जिसको ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें से बताना है कि कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ठीक है, इसका आंसर है, ये हमारा बी आंसर है, एप्लेक्टेला। ये जो है ना ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, यानी इसके बॉडी में 3 लेयर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जो 3 लेयर्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कौन कौन सा एनिमल है या ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, वो मैं लिख के दिखाता हूँ एग्जाम्पल में। ठीक है ना, एग्जाम्पल ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक, एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है ना, बोला जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं कौन कौन से हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल के ग्रुप्स हैं वो ग्रुप को लिख दिया। जैसे फ्लैटवर्म्स हैं, जितने फ्लैटवर्म्स होते हैं सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एनालिड्स, आर्थ्रोपोडस, ये क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे, एनिमल क्लासिफिकेशन में ये आता है। मोलस्का, इकाइनोडर्मा, ये कॉर्डेटा, ये सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 लेयर बॉडी होता है। ठीक है, बाकी इसमें जो है ना एप्लेक्टा जो है, ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक का एक स्ट्रक्चर रखा, एम्ब्रियो जो होता है ना, एम्ब्रियो, एक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। तो इसको दिखा रखा है कि ये जो ब्लू वाला जो है ना एक्टोडर्म है, बाहर वाला आउटर को, ये जो मिडिल में जो रेड से दिखाया है ये मेसोडर्म है, और ये अंदर के जो ऑर्गन बनाते हैं ये ब्लैक से इंडोडर्म है। तो ये 3 लेयर्स होते हैं जो अंदर के, मिडिल के या आउटर पार्ट के बॉडी के पार्ट्स को डेवलपमेंट बनाने में हेल्प करते हैं, ऑर्गन्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 49, और बताया कि इनमें से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी इंटर से पूछा है, बाय डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये बहुत काफ़ी अंदर से पूछ लिया है। खैर कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं मुश्किल, जो आसानी से लोग समझते बायोलॉजी बहुत आसान होगा, लेकिन बायोलॉजी आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंदर से लाइन बाय लाइन से पूछा जाता है। तो वो एक थ्रोली स्टडी और डीप स्टडी चाहिए इसके लिए। एनीवे, ये हो गया हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग इस पेपर का। ठीक है, ये आ गया हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है, स्पेसिफाई द वाटर फर्न विच इज यूज्ड इन ग्रीन मैन्योर इन राइस फील्ड। बताया कि इसमें से कौन सा फर्न है जो मैन्योर यानी खाद के तौर पे यूज होता है राइस के फील्ड में। यानी जब चावल की जब खेती होती है तो उसमें खाद की ज़रूरत होती है, तो खाद तो नहीं डालते बल्कि वो फर्न्स है जो उगाते हैं। फर्न्स उगा देंगे ना, या राइस के साथ फर्न्स उगा देते हैं, तो वो फर्न जो है ना मैनुअल के तौर पे काम करने लगता है। इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, कौन सा वो उस तरह का काम करता है? सेल्विनिया, मुकुर, एस्पेर्जिला, एजोला। तो इसका करेक्ट आंसर है एजोला। ठीक है ना, ये एजोला जो ना एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है जो एनाबिना प्लांट के अंदर रहता है। एनाबिना एजोला, ये इसको कहते हैं एजोला। ठीक है, ये दे रखा है एजोला के बारे में। एजोला इज अ ट्रेडोफाइट। ट्रेडोफाइट एक प्लांट का ग्रुप होता है, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। तो ये प्लांट के ग्रुप में आता है एजोला। इसके अंदर जो ना इट कंटेन्स एनाबिना एजोला और नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानोबैक्टीरियम। इसके अंदर एजोला के अंदर एक बैक्टीरिया आता है, तो वो एनाबिना एजालो बैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया के ग्रुप से आता है और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। यूज्ड एज मैन्योर इन चाइना एंड वियतनाम। ये बहुत ज़माने से चाइना में एंड वियतनाम में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के तौर पे यूज़ होता है, मैन्योर के तौर पे यूज़ होता है ये राइस के फील्ड में, वियतनाम में और चाइना में। इट कन्वर्ट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78% उसका अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और अमोनिया इज़ यूज्ड बाय राइस प्लांट्स।
और वो अमोनिया जो है ना यूज़ करता है, राइस प्लांट जो है ना अमोनिया को यूज़ करता है एज ए मैनुअल के तौर पे और अपने ग्रोथ के और डेवलपमेंट के लिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50 बायोलॉजी का, और यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है।